जी को डिस्कशन कर रहे थे। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें आपने ये टेस्ट करना है सेकंड पार्ट हमारा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर एक क्वेश्चन है। जी जी ये जो हमने अभी अभी एग्जांपल की है, इसके अंदर जो हमारा रिस्पांस वेरिएबल है वो हमारा वेट लॉस होगा। जी जी वेट लॉस। ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी जो हमारा सेकंड पार्ट है वो था फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सीवी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है एमएसई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ग्रैंड मीन। एमएसई ये आपने कहां से लेना है रिजल्ट, ये लिखा हुआ है एमएसई, एमएस फ्रॉम एरर, तो मीन स्क्वायर एरर 2.667 रेड की हुई मैंने वैल्यू, ये आप लिखेंगे फर्स्ट। और सबसे पहले आपने करेक्शन फैक्टर से भी पहले ग्रैंड मीन निकाला हुआ है, वो आपने वहां से पिक करना है। तो ये दोनों रिजल्ट इसमें पुट कर देने हैं, कोई नई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एमएसई भी आपके पास है और ग्रैंड मीन भी है। तो पहले स्क्वायर रूट लेंगे इसका और 6 पे डिवाइड करेंगे। मीन समेत नहीं स्क्वायर रूट ले लेना, कुछ ये भी गलती कर जाते हैं, तो वो पूरे का स्क्वायर रूट, ये सिर्फ स्क्वायर रूट एमएससी पे है। एमएससी पे मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर रूट होना है, ये वैसे ही वैल्यू साथ में आनी है। 27.22%। आपका एक्सपेरिमेंट कितना प्रीसाइज रिजल्ट दे रहा है, ये डिसाइड करने के लिए हम सीवी निकालते हैं। जितना सीवी कम होगा उतना आपका एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट प्रीसाइज होंगे, उन पे उतना ही ट्रस्ट हम ज्यादा कर सकते हैं। तो सीवी कम से कम होना चाहिए जितना मिनिमम हो सके। इसके दो पैरामीटर हैं। अगर आपका एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे हैं, लैब एक्सपेरिमेंट है, तो सीवी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सीवी नॉट मोर देन 20%। ये दो पैरामीटर हैं। For field experiment, your CV should be less than 20%, and for lab experiment, your CV should be less than 10%. अगर 10% से कम है CV तो आपने कहना है एक्सपेरिमेंट रिलायबल है, और अगर CV मोर देन 20%, ये किस फॉर्म में कहना है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट में इंडेक्स क्यों इतना टाइट किया हुआ है, क्योंकि उसमें हमारी हर चीज जो है अंडर कंट्रोल होती है। फील्ड में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं रिसर्चर के, इस वजह से वहां पे थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दे दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। तो ये 27.22% सीवी है। इसको देखते हुए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये हमारा जो डिजाइन है ये आपके को रिलायबल रिजल्ट्स दे रहा है। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि सो कॉल डाटा लिया हुआ है, कौन सा रियल एक्सपेरिमेंट का है, तो इसलिए ये रिजल्ट थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो उसमें नहीं वरी करना। इंडेक्स क्या शो करता है, हम इस चीज को सिर्फ देखते हैं। और जनरल रूल ये है, जो लास्ट सेंटेंस मैंने, ये लास्ट दो लाइनें, ये ज्यादा आप लोगों ने इन पे फोकस करना है कि लैब एक्सपेरिमेंट है तो सीवी 10% से कम होगा तो उसे रिलायबल कहेंगे, रिजल्ट को रिलायबल कहेंगे। और अगर फील्ड में एक्सपेरिमेंट आपने किया तो फिर सीवी 20% से लेस होना चाहिए, तो आपके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे।
तो जहां पे 20 से ज्यादा है, अगर हम इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट मान लें, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर तो पेशेंट आपने एडमिट किए हैं, 1 महीना अपने क्लिनिक में रखा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो मेडिसिन लेके घरों में चले गए हैं, तो घर में तो वो इन्वायरमेंट नहीं है जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई, हो सकता है उसको वो 100% फॉलो ना करे। तो इसलिए इसे 20% से हम कंपेयर करेंगे। तो 20 से ये ज्यादा है, सो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स नॉट रिलायबल। सो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स नॉट रिलायबल, ये इसकी कंक्लूजन होगी। थर्ड पार्ट है फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स। फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रीटमेंट है, सो वी राइट ओवर हेयर मीन्स ना इंस्टेड ऑफ मीन। फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स प्लस माइनस standard error of means, standard error of means, standard error of means। standard error of means निकालने कैसे हैं, उसका ये प्रोसीजर है। पहले तो हम मीन निकालेंगे। मीन ऊपर मैं निकाल के आया हूं, जब मैंने ये टेबल अरेंज किया था तो मैंने मीन साथ ही कैलकुलेट कर दिए थे। पहली ट्रीटमेंट का मीन 3, दूसरी का 7.5, तीसरे का 2.5, फिर 11। यही ट्रीटमेंट मीन्स मैंने इधर लिख लिए। Y bar T1, which indicates the mean of the treatment 1, mean of the treatment 2, Y bar T2, Y bar T3 and Y bar T4। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है? मीन स्क्वायर एरर, ये आपने कैलकुलेट किया नोवा टेबल से, डिवाइडेड बाय R। R स्टैंड फॉर रेप्लिकेशंस। एक ट्रीटमेंट कितने पे रिपीट हुई वो R से उसको डिनोट करेंगे। तो 2.667 डिवाइडेड बाय 4, 0.41। अब आपने ट्रीटमेंट मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर लिखना है, तो मीन्स T1 का कितना है? 3, और उसमें जमा मनफी कर देंगे 0.41। T2 का मीन 7.5, ऊपर से मीन लिया, इधर से स्टैंडर्ड एरर लिया, सिर्फ एक जो है वो इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख दिया 7.5 प्लस माइनस 0.41। तीसरी ट्रीटमेंट का मीन 2.5 प्लस माइनस 0.41, और चौथी ट्रीटमेंट का मीन 11 प्लस माइनस 0.41। ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आखिरी पार्ट है पोस्ट हॉक टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं बेसिकली। पोस्ट हॉक टेस्ट, अप्लाई दी पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट। आपने जब कहा एच नॉट रिजेक्ट, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, कौन सा मीन किस से कितना डिफरेंट है ये एफ टेस्ट नहीं बताएगा। ये इन 4 में से कोई एक टेस्ट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मीन किस मीन से डिफरेंट है और कितना डिफरेंट है। इसके लिए 4 मेथड हैं। आपने सिर्फ पहला मेथड करना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आपने नहीं करना। तो वी डिस्कस ओनली टकी टेस्ट, टकी ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। ये HSD से इसको डिनोट करते हैं, ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। दिस इज पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट जो आपने करना है। फेस टू फेस होता तो मैंने चारों करवा देने थे, जहां पे थोड़ा सा पहले मैं एक आध मेथड करूंगा, फिर अगले डिजाइन में कोई और कर लेंगे। इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करने लगा हूं। मैंने बार बार ये टेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि CRD में भी इसी तरह अप्लाई करना है, RCPD में भी और लैटन स्क्वायर डिजाइन में भी, और उससे अगले जो 2 डिजाइन पढ़ने उसमें। यानी इसका प्रोसीजर सेम है अप्लाई करने का। करना आपने सिर्फ ट्रीटमेंट पे है। सबसे पहले ट्रीटमेंट मीन्स आपने लिखने हैं। स्टेप 1, Y बार T1 3 है, Y बार T2 ये टेबल में आप कैलकुलेट करके आए हैं, आपने सिर्फ इधर जहां पे लिखना है। Y बार T3 2.45 और Y बार T4 11। उसके बाद आपने इन ट्रीटमेंट मीन्स को अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। वी अरेंज द ट्रीटमेंट मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा मीन पहले लिखना है, कितना है? 2.5।
और ये विद लेटर लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ 2.5 उठा के लिख देना है और y बार t3 जहां पड़ा है वही रहने देना। नो, ये पूरे का पूरा रिस्पॉन्स जहां से उठाएंगे इसको कॉपी करके इधर लिख देंगे। मीन के आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, सबसे छोटा मीन 2.5 है तो y बार t3, y बार t1, y बार t2 और y बार t4, सबसे बड़ी वैल्यू 11, ये सबसे एंड पे आएगी, फिर सेकंड लास्ट आएगी, फिर उसके बाद 2.5 सबसे पहले आएगा। ये मेरा ख्याल इसमें कोई साइंस यूज नहीं हो रही, कोई हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स नहीं यूज हो रहा है, सिंपली आपने ट्रीटमेंट मीन ऊपर लिखे हुए हैं, जस्ट उनको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। आप स्टेप 3 में क्या करना है, पेयर बनाने हैं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਕਰ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ जी, तो कंपैरिजन आपने ये एक 4 कॉलम बनेंगे जब भी आपने HSP टेस्ट अप्लाई करना होगा, टुकी टेस्ट जब अप्लाई करना। पहला कॉलम कंपैरिजन का, दूसरा डिफरेंस बिटवीन मीन का, तीसरा HSP वैल्यू का और चौथा आपने रिजल्ट्स का कॉलम बना। अब ये कैसे का फर्स्ट कॉलम कैसे आपने क्रिएट करना है, सबसे बड़ा मीन कौन सा है, T4। ये मीन y बार हर एक में कॉमन आ रहा है इसलिए इधर नहीं लिखेंगे उसको, हमने कंपैरिजन देना है ट्रीटमेंट्स का आपस में। T4 को किसके साथ आपने कंपेयर करना है, सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं, T4 वर्सेस T3, ये पहला पेयर आ जाएगा। T4 वर्सेस T1, ये दूसरा पेयर आ जाएगा। T4 वर्सेस T2, ये तीसरा पेयर आ जाएगा। आल दो इसमें लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, T4 वर्सेस T2 लिख दें, T4 वर्सेस T1 लिख दें, T4 वर्सेस T3 लिख दें, इससे भी लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने T4 स्किप करना है, जब T4 के साथ सारे मुकम्मल हो गए अब आपने T4 स्किप कर देना है। अब आपके पास 3 मीन रह गए, T2, T1 और T3। अब आप T2 से स्टार्ट करेंगे, T2 वर्सेस T3, T2 वर्सेस T1, ये भी मुकम्मल। जब ये पेयर मुकम्मल हो जाएंगे फिर 2 पीछे रह गए, T1 वर्सेस T3। तो T1 आपके पास, जब T1 को स्किप करेंगे सॉरी, तो आगे T3 है। इसका पेयर बनाने के लिए नेक्स्ट और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सो हमारे पास 6 पेयर बनेंगे। T4 के साथ 3 बनेंगे, T2 के साथ 2 बनेंगे और T1 के साथ 1 पेयर बनेगा। ये 6 पेयर्स बनेंगे हमारे। ये डिफरेंस मीन कैसे टेबल बनाना है आपने, T4 वर्सेस T3 है तो T4 का रिस्पॉन्स कितना है 11 और T3 का रिस्पॉन्स कितना है 2.5। जो पेयर बनाया है उनको आपस में डिफरेंस लेके लिखते हैं। 11 माइनस 2.5, 11 माइनस 3, 11 माइनस 7.5, तो ये आपके पहले 3 पेयर्स के डिफरेंस बिटवीन मीन आ गए। उसके बाद T2 में से T3 निकालना है, तो T2 7.5 है और T3 2.5 है, 7.5 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट T2 वर्सेस T1 है, तो 7.5 में से 3 निकालेंगे तो 4.5। T1 और T3 का डिफरेंस लेंगे तो 3 में से 2.5 तो 0.5। ये 2 कॉलम कैसे बनाने हैं, इसके लिए नीचे पहले प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा हमें।
अजान के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो पहले 2 कॉलम कंप्लीट हुए इस टेबल के, उसके बाद आपने एचएस की वैल्यू तीसरे कॉलम में जो वैल्यू चाहिए वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। दिस इज द फार्मूला, क्यू स्मॉल क्यू यूज होना है, क्यू अल्फा, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ऊपर आपने 5% लिया है वो एज सच लेंगे, टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अल्फा 0 यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू टुकी वैल्यूज है। एक टेबल मैं शेयर करूंगा, जब ये नोट्स में शेयर करूंगा ना तो साथ ही वो टेबल भी शेयर कर दूंगा जिससे ये मैं वैल्यू लिखूंगा, उसको कहते हैं टुकी टेबल। आप वैसे नेट पे बैठे हुए हैं, जस्ट यू टाइप द टुकी टेबल, तो वो टुकी टेबल आपको 0.05 पे, ये 0.01 पे और होगा, 0.05 पे और होगा, वो आप डाउनलोड करके देखिएगा। मैं बहरहाल शेयर कर दूंगा जो टेबल मैंने यूज करना है। तो क्यू से उसको बेसिकली डिनोट किया हुआ है, क्योंकि लिटरेचर में क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने भी क्यू से डिनोट कर दिया ताकि किसी बुक को आप पढ़ें या किसी जगह से कोई आर्टिकल सीआरडी का, ये सॉरी टुकी टेस्ट का पढ़ें तो वो क्यू से डिनोट करते हैं। 0.05 अल्फा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एज सच लिखना है, टी 4 है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अनोवा टेबल में निकाली हुई है वो वहां से लिखनी है, MSE over 2 into 1 over RI plus 1 over RJ, ये RI RJ को भूल जाए, 1 over R plus 1 over R, या इसको लिख सकते हैं 2 over R भी लिख सकते हैं। तो MSE का ये सॉरी टेबल से वैल्यू देखेंगे 4 और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो 4.2, जिस तरह F टेबल होता है उसी तरह इसकी भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक को हॉरिजेंटली देखना है, एक को वर्टिकली देखना है। तो 4.20 आपकी वैल्यू होगी। MSE अनोवा टेबल से देखेंगे 2.667 डिवाइडेड बाय 2, ये कांस्टेंट फार्मूले में आता है, 1 ओवर RI प्लस 1 ओवर RJ। मैंने कहा कि इक्वल रेप्लिकेशन, ये फार्मूला बेसिकली अप्लाई होता है इक्वल अनइक्वल दोनों के लिए। अनइक्वल का मतलब होता है कि आपने T1 को 4 टाइम यूज किया है तो T2 को जो है वो 6 टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं अनइक्वल। हमारा केस चूंकि दोनों में रेप्लिकेशन चारों ट्रीटमेंट में बराबर है, इसलिए हम उसको आर आर ही लिखते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर, आर की वैल्यू 4 है, रेप्लिकेशन टोटल 4। जब सारा सिंप्लीफाई किया तो 3.42 आया। इस 3.42 को आपने इस टेबल में लिख दिया। 6 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि एक ही वैल्यू को आप 6 टाइम रिपीट करें। हाँ, अगर T4 और T3 की रेप्लिकेशन डिफरेंट होती T1 से और T4 T2 से भी डिफरेंट होता तो फिर ये वाली वैल्यू हर एक की अलग अलग कैलकुलेट होनी है। क्योंकि हमारी रेप्लिकेशन बराबर है इसलिए एक ही वैल्यू आएगी और बार बार इसको नहीं लिखना। अब आपने इसको कंपेयर करना है, ये जो आपकी डिफरेंस लेके वैल्यू है 8.5 3.42 से ग्रेटर है, ओके ग्रेटर का साइन लगा दिया, 8 भी ग्रेटर देन दिस, 3.5 आल्सो greater than 3.42, 5 also greater than 3.42, 4.5 also greater than 3.42, but 0.5 is less than 3.4। ये HST वैल्यू कैसे निकालनी, वो नीचे निकाली हुई है।
वहां वो फार्मूला यूज करके जो जो वैल्यू जहां से चाहिए होगी वहां से उठा के पुट करेंगे। सिर्फ क्यू की वैल्यू आपने उधर से क्यू टेबल से देखनी है। अब मैं इस को ब्रीफ करने लगा हूं कि नॉन सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है और सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है। पहले नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक ही पेयर है इसलिए मैं पहले इसको ब्रीफ कर रहा हूं। अगर किसी पेयर के सामने नॉन सिग्निफिकेंट का वर्ड लिखा हुआ है, और वो लिखना क्यों है, जब लेस का साइन आएगा तब लिखना है। ग्रेटर के साइन पे सिग्निफिकेंट लिखना है, लेस के साइन पे नॉन सिग्निफिकेंट। ऊपर अनोवा टेबल में जैसे हमने किया, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन थी एफ टेबल वैल्यू, तो हमने उसको सिग्निफिकेंट कहा। अगर वो लेस होती तो नॉन सिग्निफिकेंट था, तो लेस पे नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट के मीनिंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि जनाब मुझे 2 तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, एक T1 है, एक T3 है, बताओ मैं कौन सी यूज करूं? तो बीइंग एक्सपर्ट डाटा एनालिस्ट, एनालिसिस करने के बाद आपके पास जो रिपोर्ट जनरेट हुई उसके अकॉर्डिंगली आप उसे कहेंगे कि जनाब इसमें से कौन सी मर्जी यूज कर लें। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T3, क्योंकि बड़ा ही स्लाइड सा डिफरेंस है। नॉन सिग्निफिकेंट आ जाए बेशक जहां पे 5 होता, तब भी हमने उसको यही कहना था कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू से कंपेयर करनी है। जिस पेयर की वैल्यू इससे बड़ी होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी इससे वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आपने रिकमेंडेशन ये देनी है कि जनाब T1 T3 दोनों में से जो इजीली अवेलेबल है, जो इकोनॉमिकल है आपको, वो आप यूज कर लें। जो सिग्निफिकेंट पेयर मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट पेयर को कैसे आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं। T4 और T3 ये दो आपके पास, कोई आपको कहता है कि जनाब मेरे पास 2 तरह की मेडिसिन है, T4 और T3, आपने चूंकि इस पे एक्सपेरिमेंट किया, बताओ मुझे कौन सी यूज करनी होगी, तो आप उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे T4। इस तरह T4 और T1 का कंपैरिजन करेंगे तो आप स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे T4। इसका मतलब है T1 T2 T3 और T4 अगर ये चारों ही अवेलेबल हैं तो आप किसको रिकमेंड करोगे? आप T4 को रिकमेंड करोगे। ये आपके पहले 3 पेयर कह रहे हैं। अगर कोई कहता है जी मेरे पास T2 और T3 है, तो उसे आपने कौन सा रिकमेंड करना है? T2 रिकमेंड करना है। जिसका रिस्पॉन्स हाई है उसे आपने रिकमेंड करना है। T2 और T1 को जब कंपेयर किया तो उसमें भी T2 का रिस्पॉन्स हाई है 7.5, सिग्निफिकेंट है चूंकि, तो आपने T2 को रिकमेंड करना है। ये वाहद पेयर है, ये वाला लास्ट जो है, जो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें आपने पर्सन को रिकमेंड कर देना है कि जी इसमें से जौन सा मर्जी यूज कर ले, हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर वाले पेयर्स में पेयर वाइज देखते जाना है। सिग्निफिकेंट है तो आपने T2 को रिकमेंड करना है, ये भी सिग्निफिकेंट है T2 को रिकमेंड करेंगे, ये भी पेयर सिग्निफिकेंट है, ये T4 को रिकमेंड करेंगे, ये पेयर भी सिग्निफिकेंट है, इसमें भी T4 रिकमेंड होगा, और ये पेयर भी सिग्निफिकेंट है तो T4 रिकमेंड होगा। जी मेरा आज का क्लास वर्क मुकम्मल हुआ। जहां तक मैंने आज डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट की। आपके साथ जो दूसरी क्लास पढ़ रही थी, फिजिक्स वाले जो कोर्स ले रहे थे, उनकी क्लास पिछले वीक हुई थी, आपकी नहीं हो सकी। तो इस वीक में मैं CR को बता दूंगा। अगर मैंने फ्राइडे का सेशन रखना हुआ तो टाइम पहले CR से पूछ लूंगा, कोई मसरूफियत तो नहीं। इस सेंस में मसरूफियत कह रहा हूँ कि कोई क्लास नहीं है किसी टीचर की, बाकी मसरूफियत घरों में रहती है। मैं सिर्फ क्लास को देना है कि जी कोई टीचर की उस टाइम क्लास तो नहीं है। तो अदरवाइज एक सेशन में रखूंगा जिसमें मैं पैरेलल कर दूं उस क्लास के, ताकि अगर ये दोबारा से रीजॉइन करते हैं आप फेस टू फेस क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में, सपोज 1 जून से यूनिवर्सिटी ओपन होती है और यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेती है कि जी हमने 3 वीक एक्सटेंड करना है सेमेस्टर, टीचर पढ़ाए क्लासेस, तो कोर्स आपका सेम होना चाहिए ताकि जो चीज रह गई वहां से हम उसको स्टार्ट कर सकें। सर काइंडली ये वाले नोट्स भी सर शेयर कर दिएगा जिससे आपने ठीक पढ़ाया है जी, कर दूंगा जी, कर दूंगा जी। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट का?
एक्सक्यूज मी सर। जी बात करें। सर क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजन है। आपने कहा था कि अगर हमारे पास रेप्लिकेशन डिफरेंट होगी तो जो हमने 3.42 वैल्यू कैलकुलेट की है वो किस तरह से लिखेंगे, वो पॉइंट समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे उसको। आप एप्लीकेशन को वैसे आपने पूरा प्रोसेस करके 3.42 निकाली है, हर वैल्यू के आगे वही लिखनी है, रिपीट करनी है, तो वो रिपीट नहीं करते होते, जस्ट एक के सामने लिखनी है, बाकी पेयर्स के सामने भी सेम ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आप एक दफा इसको कीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट डिजाइन में भी मैंने यही टेस्ट करना है, तो आपको वहां पे दोबारा इसे एक्सप्लेन कर। अनइक्वल एप्लीकेशन मैंने क्योंकि करवाई नहीं है, इसलिए वो अगर टाइम मिल गया तो मैं जब डिस्कस करूंगा तो आप फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इक्वल एप्लीकेशन के लिए आपने वर्क। ओके जी, एनी अदर स्टूडेंट? जी मोहम्मद ताहिर साहब कुछ पूछना? नहीं सर कुछ नहीं है, बस नहीं सर, बस लेक्चर का बता दीजिएगा पहले, फिर मैंने बता दूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। ओके जी जी ठीक है सर। कोशिश करूंगा मैं कि फ्राइडे को आपका सेट बराबर चले जाए।